नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुत्थन क्लासेज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज की जो स्टार्टिंग करना चाहूँगा मैं एक स्टीव जॉब्स की एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ ना करें। सीधी सी लाइन है, सीधा आप अर्थ समझ पा रहे होंगे, लेकिन बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि जो तुम्हें लाइफ मिली है, एक ही लाइफ मिली है, बार बार हर किसी को नहीं मिलती। तो बहुत कम पता नहीं होता किसी को उसके पास कितना टाइम है, लेकिन जो भी टाइम है इसको यूटिलाइज़ करें और अपनी ज़िंदगी को किसी और के हिसाब से ना जिएं। अपने फैसले करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी राह बनाएं और अपनी मंजिल चुनें। सबसे पहले मंजिल चुननी, फिर अपना एक रास्ता तय करना है कि किस हिसाब से हमें इस मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? 21 अगस्त को मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? जो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और उनकी हेल्प करना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आज के युग में लोगों को अपने अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो वो लोग अपने माता पिता की और जो भी अपने परिवार में बुजुर्ग हैं उनकी बेकदरी कर देते हैं, बुढ़ापे में उनको सहारा नहीं देते हैं। तो ऐसे में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 21 अगस्त 1988 को। कहाँ पर की गई? अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने स्टार्टिंग करी। ठीक है, सबसे पहले इसको नेशनल सीनियर सिटीजन डे घोषित किया गया अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का सीनियर सिटीजन डे घोषित इसको किया गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को एक अनुशंसा आई थी अमेरिका की, उस पर उन्होंने विचार किया और 21 अगस्त को इस प्रस्ताव को पारित करके 14 दिसंबर को प्रस्ताव को पारित किया गया और 21 अगस्त को एक वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में इसको मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने जो एनआरए एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके आधार पर नौकरी देने का ऐलान किया है। तो ये एनआरए है क्या? एक जो पहले एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ये बोर्ड हैं जो कि भर्ती लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको मर्ज करके, यानी कि जो ये एजेंसी अब एग्ज़ाम नहीं लेंगी, अब एग्ज़ाम लेगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, और उसके एक एग्ज़ाम कराया जाएगा पूरे ऑल इंडिया लेवल का, सामान्य पात्रता परीक्षा। उसमें जो अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर नौकरियां दी जाएंगी मध्य प्रदेश में। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले सीईटी के आधार पर नौकरी को जो पेशकश की है वो मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, और इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, इसकी प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 2। पिछली साल इसको भेजा था, इसरो द्वारा इसको भेजा गया था चंद्रमा की कक्षा पर। ठीक है, और वहाँ पर इसने एक वर्ष पूर्व कर लिया है। तो 20 अगस्त को इसरो ने बताया कि 20 अगस्त को इसने जो चंद्रयान अभियान 2 है, इसने एक वर्ष पूरा किया है वहाँ पर। और इसको कितने साल के लिए वहाँ पर भेजा गया है? 7 साल का जो ईंधन है इसके पास में, इसको चालू रखने के लिए वो इसके पास में पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और ये जो मिशन भेजा गया था, ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। और इसका जो ऑर्बिटर है उसने चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं कर ली हैं। ठीक है, और जो अपना पहला चंद्रयान भेजा गया था वो कब भेजा गया था? पहला चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में। ठीक है, और 2009 तक वो वहाँ की कक्षा में चंद्रमा की कक्षा में रहा था। ठीक है, लेकिन जो चंद्रयान 2 है इसको 7 साल के लिए भेजा गया है और इसमें पर्याप्त मात्रा में इसके पास में ईंधन भी है। ठीक है, क्योंकि जब पिछले
पिछली साल आपने जब खबरें देखी होंगी कि तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वहाँ पर जो सरफेस है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, ठीक है। उसमें तो ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन एक काम जो कर जिसके लिए भेजा गया था उस वर्किंग को अपनी अच्छी तरह से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है कि कब के लिए प्लान बनाया है, 2020 से लेकर के 2025 तक का 5 वर्ष का प्लान बनाया है, ठीक है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति, इसको क्या कहते हैं, NSFE, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए रणनीति बनाता है। इसकी जो पहली जो लॉन्चिंग करी, पहली बार जब लॉन्च किया था तो कब किया था, 2013 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब जो दूसरी रणनीति बनाई है उसके लिए एक अप्रोच 5 कोर एक्शन अप्रोच बनाया है, ठीक है। तो उस 5 कोर में क्या है, जो हाईलाइट है 5C हैं। NSFE 2020-25 का जो प्लान है उसमें 5C हाईलाइट किए गए हैं। तो वो क्या क्या है, कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलेब्रेशन, ठीक है। इन 5C पे यानी इन 5 वर्ड्स पे पूरा फोकस किया गया है। जैसे कैपेसिटी क्षमता हो गया, कंटेंट यानी कि उसके अंदर की सामग्री हो गई, कम्युनिकेशन यानी वे ऑफ टॉकिंग और एक दूसरे से बात करना या फिर संचार हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कम्युनिटी और कोलैबोरेशन। और NSFE की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन और कम्युनिटी यानी कि ये तो कम्युनिकेशन हो गया संचार यानी एक दूसरे से बात करने का माध्यम, और कम्युनिटी हो गया समुदाय या समाज, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाएगा, जो संचार रणनीति है, जो वित्तीय साक्षरता के लिए नेतृत्व बढ़ाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से इसमें। तो ये जो NSFE है उसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और ये सेक्शन 8 कंपनी है। जो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, कुछ कंपनियों को बांटा गया है कि लाभकारी कंपनियां हैं, गैर लाभकारी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, ऐसे कई प्रकार हैं। तो उसमें इनको बांटा गया है। तो ये कंपनी आती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में, सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल में, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसको किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, इसको किया जाता है RBI द्वारा। और पेंशन फंड जो आता है, पेंशन फंड विकास प्राधिकरण है, PFRDA, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। और एक है IRDAI, वो क्या है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा इनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्रीय रणनीति बना करके समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि जो हमें देश आगे लेके जाना है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक एजुकेशन का लोगों के बीच में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारा एक एक कदम, हमारा एक एक काम अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है या आगे बढ़ा सकता है, तो इन चीज़ों से बेस बनता है, बेस मजबूत होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। कि मोदी जी बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो ये ऐसे लक्ष्य तभी बनाए जा सकते हैं जब हमारा बेस अच्छा हो, ठीक है। और कोई भी ऐसी आपदा आए, जैसे अभी कोरोना महामारी की आपदा आई, ठीक है, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पूरी हिल गई। लेकिन अगर हमारा बेस मजबूत होता, ठीक है, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर से ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अमेरिका एक महाशक्ति है तो उसका जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत मजबूत है, इसी की वजह से वो महाशक्ति पूरे विश्व में बना हुआ है, ठीक है। तो इसी जो बेस की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए शिक्षा को, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, सभी वर्गों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशलाइज जो कम्युनिटी हो उसके लिए हो, सभी वर्गों के लिए शिक्षा पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लॉन्च की गई है इंदिरा रसोई योजना। जैसे ही सरकारें बदलती हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर नई नई योजना लॉन्च होने लग जाती हैं। तो पहले यहाँ पर एक
एक अन्य योजना चलती थी, उसके स्थान पर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, उसको बंद कर दिया कांग्रेस ने आते ही, और अपने नए नाम से उसको निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ज़रूरतमंद और जो गरीब लोग हैं उनको 8 रुपये प्रति प्लेट पौष्टिक और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो एक गाड़ी चलती थी और उसमें मिलता था, जो इनको हर चौराहे पर खड़ी कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या किया, इसमें रसोइयों का निर्माण किया जाएगा और उनकी एक स्थायी रसोई बनाई जाएंगी, स्थायी रसोई बनाई जाएंगी। ठीक है, जिससे कि लोग वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा सकें। ठीक है, इसमें क्या है, जो 20 रुपये पर डाइट का हिसाब रखा गया है, इसमें 12 रुपये तो जो गवर्नमेंट है राजस्थान की वो वहन करेगी, और जो बाकी के 8 रुपये हैं वो जो खाने वाले लोग हैं कस्टमर उनको देना होगा। ठीक है, इस पर जो खर्च है प्रति वर्ष का अनुमान जो है 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्थान सरकार की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट है आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। एक सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है, उसमें भाग लिया है भारत ने। भारत की ओर से कौन गया है, उसमें गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर ने किसमें भाग लिया है, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, AINTT। ठीक है, किसने भाग लिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और ये भारत और AINTT के बीच में कौन सा सम्मेलन है, ये है छठा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारत और AINTT के बीच में ये छठी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। पूर्ति श्रृंखला जो है उसमें जो भी डाइवर्सिटी है और लचीलापन, डाइवर्सिटी थोड़ी कम की जाए और लचीलापन थोड़ा बढ़ाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। ओके, तो ये इनके कुछ उद्देश्य हैं। और इस बार जो इसका जो आसियान जो देश हैं वो कौन से हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है आसियान। ठीक है, दक्षेस भी बोलते हैं इसको। और इसका जो आदर्श वाक्य है, जो आइडियल इसकी जो लाइन है वो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। यानी कि इसमें जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उनके लिए एक विजन, यानी कि सभी देशों को मिलकर के अपना एक विजन सेट करना, और उनकी एक पहचान, यानी कि आसियान की एक अलग पहचान बनाई जाए। और यानी पूरा समुदाय हो गया, जब सारे देश इकट्ठे हो गए तो पूरा समुदाय हो गया। इसमें देश कौन कौन से आते हैं, इसमें देश आते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आता है, और आता है अपना फिलीपींस, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर। ठीक है, और आता है थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, और आता है लाओस। ठीक है, तो इन देशों का एक समूह बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में। 16वां जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है वो 2019 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 2019 में कौन सा हुआ था, 16वां आसियान और भारत का शिखर सम्मेलन हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं 20 अगस्त सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उनकी जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इस दिवस पर राष्ट्रीय सद्भावना सोवर्निटी अवार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिसमें कि 10 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है इस पुरस्कार की वो कब की गई, 1992 में की गई। जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, कौन से 6th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, 6th PM थे। ठीक है, और 1984 से और 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। और 1991 में इनकी हत्या, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे, 40 साल की एज में। 40 साल की एज में बने थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम टोक्यो ओलंपिक पर। टोक्यो ओलंपिक होने थे कब, 2020 में होने थे।
लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया का बुरा हाल है, इसलिए नहीं हो पाए। तो इनकी जो नई डेट फिक्स की गई है वो की गई है 23 जुलाई। 23 जुलाई से लेकर के ये होंगे 8 अगस्त तक। ठीक है, इनको बोलते हैं समर ओलंपिक, यानी गर्मियों में ये ओलंपिक होते हैं। इनकी स्टार्टिंग 1904 में एथेंस से की गई थी। ठीक है, तो टोक्यो में ओलंपिक इस बार होने थे। टीम इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। पिछली बार भारत 2 पदक जीत के लेके आया था, एक तो ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। सिल्वर जीता था किसने? सिल्वर जीता था पीवी सिंधु ने, और ये साक्षी मलिक ने जीता था। ठीक है, ओके। तो इस बार ओलंपिक जो होने थे वो नहीं हो पाए। तो अब क्या किया है भारतीय ओलंपिक जो संघ है IOA, और भारतीय ओलंपिक संघ IOA और आइनॉक्स जो ग्रुप है, आप मूवीज़ देखने जाते होंगे तो आइनॉक्स के जो थिएटर होते हैं, तो आइनॉक्स ग्रुप ने जो टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप पे साइन किए हैं। एक MOU उनके बीच में साइन हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो आइनॉक्स ग्रुप है वो भारतीय टीम को प्रमोट करेगा। ठीक है, आइनॉक्स क्या है? एक भारतीय ग्रुप है जिसमें क्या है मल्टीप्लेक्स की चेन है। उसके अलावा कुछ मेडिकल इंडस्ट्रियल गैस के क्रायोजेनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, कीथ रोवले ये क्या बने हैं? ट्रिनिडाड और टोबैगो के PM बने हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो, ठीक है, ये 2 द्वीप हैं बड़े बड़े, ट्रिनिडाड और टोबैगो। इनकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके जो कीथ रोवले इसके लगातार दूसरी बार PM बने हैं। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल के लिए। और जो पीपल्स नेशनल मूवमेंट एक पार्टी है वहाँ की, उसके ये नेता हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिनिडाड टोबैगो जो गणराज्य है, रिपब्लिक स्टेट है, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट इंडीज़ के पास में पड़ता है। कैरिबियाई देश है ये। ठीक है, तो इनका जो चुनाव हुआ था उसमें एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कमला पारस विश्वेश्वर, उनकी एक पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस, यूएनसी कांग्रेस इनकी एक पार्टी थी, और उसको इन्होंने हराया है, और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और वहाँ की जो मुद्रा है ट्रिनिडाड और टोबैगो डॉलर। ठीक है, यानी कि हर जगह की अपनी अलग मुद्रा होती है, जैसे भारतीय रुपया, बांग्लादेश का टका, पाकिस्तानी रुपया, ऐसे ही यहाँ की ट्रिनिडाड और टोबैगो डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसिस्को एसुए। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है कहाँ का? इक्वेटोरियल गिनी का। इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए। ठीक है, तीसरी बार लगातार ये इक्वेटोरियल जो गिनी गणराज्य है, रिपब्लिक स्टेट है, उसका प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो देश है ये सेंट्रल अफ्रीका में आता है और एक तेल उत्पादक देश है, और इनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो उसी पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जो कच्चे तेल का उत्पादन वहाँ पर होता है उसी के ऊपर इनकी पूरी इकोनॉमी चलती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो वहाँ कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई और आर्थिक संकट झेल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या है, जो आर्थिक संकट जब आया तो आर्थिक संकट को हल करने के लिए सरकार को वहाँ की भंग कर दिया गया और दोबारा से वहाँ पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जो GDP है, इनकी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो -5.5% नेगेटिव में चली गई है। तो इसका जिम्मेदार उन्होंने अपने आप को माना था, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए हैं, फिर से इनको चुना गया है। इन जो इस देश की 3/4 जो आता है राजस्व, 3/4 जो रेवेन्यू आता है वो किससे आता है? वो आता है कच्चे तेल से। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है मालाबो, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं तेओडोरो ओबियंग। ठीक है साथियों, आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, और कुछ GK की जो भी PDFs हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और जो भी टॉपिक्स यूट्यूब पर कराए जा रहे हैं, जो भी ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस चल रही हैं, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस, पोल्स, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके
वहाँ पर जाएं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पीडीएफ में भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस चैनल पर पहुँच जाओगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।